करेंगे सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में। सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या फिर सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज की क्लास है, यानी इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसमें जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट करता है विद सिमेट्रिक पॉलीआर्थराइटिस या फिर ओलिगो आर्थराइटिस भी हो सकता है, और इसका जो आर्थराइटिस होता है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ और आर एफ फैक्टर जो है होता है वो आर एफ फैक्टर और एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये इसमें नेगेटिव होती हैं। इसके अलावा डेक्टाइलाइटिस होता है जिसमें सॉसेज शेप्ड डिजिट्स जो होती हैं, यानी सॉसेज शेप्ड स्वेलिंग होती है डिजिट्स की, सॉसेज शेप्ड स्वेलिंग डिजिट्स की होती है जिसको हम कहते हैं डेक्टाइलाइटिस। इसके अलावा नेल पिटिंग और ओनिकोलाइसिस हमें मिलती है इन केस ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। और ये जो होता है अगर डीआईपी जॉइंट्स की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, डीआईपी जॉइंट्स की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके साथ नेल पिटिंग और ओनिकोलाइसिस हमें मिलेगी। इसके अलावा सीवियर डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, जिसमें ऑस्टियोलाइसिस होती है, तो हमें सीवियर आर्थराइटिस म्यूटिलेंस भी मिल सकता है। इसके अलावा हमें एंटीरियर यूवियाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है, और सोरियाटिक स्किन डिजीज़। मोस्टली पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको पहले जो है सोरियाटिक पैचेस बने थे, या फिर करेंटली भी उसको सोरियाटिक पैचेस हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ऐसी जगह पर होते हैं जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल स्कैल्प में हेयर्स के नीचे, तो हमें वो सर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एसिमेट्रिक सेक्रोइलियाइटिस होता है। ये बात याद रखनी है कि एसिमेट्रिक सेक्रोइलियाइटिस जो होता है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस में होता है, जबकि सिमेट्रिक सेक्रोइलियाइटिस जो होता है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, और इसमें स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट यानी एक्सियल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और इसमें 50% ऑफ द केसेस में HLA-B27 पॉजिटिव होता है। अब अगर हम बात करें लैब्स की तो ESR जो होता है 50% ऑफ द केसेस में रेज्ड होता है, और RF और NTCCP जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो पॉलीआर्थराइटिस या ओलिगो आर्थराइटिस होगा वो रेमेटॉइड की से बहुत मिलता है, तो इसलिए हमें जो है RF फैक्टर और NTCCP करने पड़ते हैं, और ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं, और इसके ज़्यादा होने की वजह जो होता है वो एक्टिव टर्नओवर ऑफ द स्किन, इसकी बड़ी वजह जो है वो एक्टिव टर्नओवर ऑफ द स्किन जो कि सोरियाटिक पेशेंट्स में होती है। अगर रेडियोलॉजिकली हम बात करें तो हमें जो ऑस्टियोलाइसिस होगी डीआईपी जॉइंट्स पे, तो उसकी वजह से पेंसिल एंड कप डिफॉर्मिटी हमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये फिंगर जॉइंट्स हैं, और ये फिंगर जॉइंट्स हैं। नॉर्मली अगर इस तरह थे ये, तो अभी जो होंगे ये वाले जॉइंट्स, इसमें इस जॉइंट पे इस तरह इरोजन आ जाएगी और ये पेंसिल की तरह थिन हो जाएगा, और अगला जो जॉइंट है इसके साथ इस तरह, तो ये थिनिंग हो जाएगी इस जॉइंट की, इसको ऑस्टियोलाइसिस हो जाएगी इधर से, तो इसको हम कहते हैं पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी। इसके अलावा एसिमेट्रिक सेक्रोइलियाइटिस हमें रेडियोलॉजिकली एक्सरेज पे मिलेगा, और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इंटरल्यूकिन 17A इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल सिकुकिनुमाब, JAK इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल टोफैसेटिनिब, अपइडासेटिनिब, TNF इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल इटानरसेप्ट, इंटरल्यूकिन 12 and 23 इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल उस्टेकिनुमाब भी हम यूज़ करते हैं, उस्टेकिनुमाब। इसके अलावा हम स्किन के जो डिजीज मैनिफेस्टेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेथोट्रेक्सेट भी यूज़ करते हैं। मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये आर्थराइटिस में भी इसका रोल है, तो इसका डुअल रोल आ जाता है, जिसमें
एक तो स्किन के लिए और दूसरा जो है वो आर्थराइटिस के लिए इसका रोल है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 23 इनहिबिटर्स गोज़लकुमाब, रेज़ेनकिज़ुमाब वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं।